हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई-विद्यार्थी चर्च इन। अब हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, टाइटल से पता चल रहा होगा, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि आप जब एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस करो तो जब मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स है जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो आप इसकी हेल्प से एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस भी करोगे और चैप्टर तो समझोगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 6 चैप्टर, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज होता क्या है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, या जैसे आप बुक में जब पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा होता है, अगर आपके पास 3 रेखाखंड बंद होके एक आकृति बना रहे तो वो हमारा एक त्रिभुज होता है। जैसे कि 1 2 3, ये एक बंद आकृति बना रहे हैं, ये हो गया मेरा एक त्रिभुज। इसी तरह से ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। मतलब 3 रेखाखंड किसी भी तरफ ले जाओ आप तो वो आपका एक त्रिभुज बना दे। समझ में आ गया। अब इस त्रिभुज में आपके पास थोड़ी बहुत चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, जिसके लिए मैं अभी आपको बताती हूँ। एक हम यहाँ पे अच्छा सा त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं। ये इसका जो कोना है इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 3 अलग अलग चीजें बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले आता है भुजाएं। अब एक त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो कौन सी होती है? भुजाएं होती हैं जो रेखाखंड है। जैसे कि ये ए बी एक रेखाखंड है तो ये एक भुजा हो गई इस त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज, भुज मतलब भुजाएं और त्रि मतलब 3, सो 3 भुजाओं से मिलके जो बना हुआ है। तो एक हो गया ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी और तीसरा हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं, वो होता है कोण। अभी हम पिछला पूरा एक चैप्टर करके आए हैं कोण के ऊपर। कोण होता है, यहाँ पे कोण क्या है, अगर मैं इसको बात करूं तो ये ए बी सी, इस लाइन को भी भूल जाओ तो ये इस तरह से एक कोण बना रहे है ना। तो मतलब बी एक कोण हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी सी, इसको आप सी बी ए भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जिस कोण की आप बात कर रहे हो वो बीच में आएगा। तो ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अलावा ये भी एक कोण है, बी सी ए या ए सी बी, सी बीच में आना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया ए सी बी। अब एक जो बचा वो है ये वाला, तो ये हो जाएगा बी ए सी या सी ए बी। तो ये हो गया बी ए सी। तो एक बी सी और ये ए, तीनों कोण आ गए। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है वो है शीर्ष। शीर्ष होता है इस त्रिभुज के जो कोने वाले हैं। जैसे कि एक ये कोना है, एक ये, जहां रेखाखंड एक दूसरे से मिल रही हैं, और एक ये कोना है। तो 3 है, क्या क्या, ए बी सी। समझ में आया। तो हमने देखा त्रिभुज क्या होता है, उसमें भुजाएं कौन सी होती हैं, कोण कौन से होते हैं और शीर्ष कौन सा होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? अगर आपने एक त्रिभुज बनाया है, अभी हमने बात करी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। आप किसी भी एक शीर्ष से एक सीधी रेखा जा रही है जो सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच आए। समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिगर बनाते हैं और उससे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक त्रिभुज। अब यहाँ पे मुझे पता है ये किसका शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। ठीक है, अब अगर मैं इस शीर्ष से एक रेखा बना रही हूं इस तरह से कि जो इसकी सामने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब इस शीर्ष से वो रेखा शुरू होगी और इस भुजा के बिल्कुल बीचों बीच आएगी। मतलब कि इस तरह से मैंने ये बनाया, तो ये हो गया इस पूरे के बिल्कुल बीचों बीच आई है। मतलब ये इसका मध्य बिंदु हो गई। इससे ये हिस्सा यहां से यहां तक का
और यहां से यहां तक का बराबर हो जाएगा। तो अब ये जो रेखा आई है इसको हम बोलते हैं माध्यिका। अब ये किसी भी तरफ से हो सकती है। अगर ये एक ट्रायंगल है, सॉरी, अगर ये एक त्रिभुज है और मैं यहां से शुरू कर रही हूं, ये भी एक शीर्ष है, इससे अब रेखा खींच रही हूं, तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो यहां से ये इस तरह से जाएगा और ये दोनों फिर बराबर हो जाएंगे और ये हो जाएगी माध्यिका। समझ में आया? इसी तरह से इस शीर्ष से बनाओगे तो वो सामने की तरफ जाएगी और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक त्रिभुज में आपके पास 3 माध्यिका हो सकती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जैसे हमने यहाँ पे ये माध्यिका बनाई है, इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा और साथ में यहाँ पे एक हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया? अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है शीर्ष लंब। लंब क्या होता है? जब हम एक, अगर जैसे ये है मेरे पास और इसके ऊपर मैंने एक सीधी रेखा खींची तो यहाँ पे इसने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये होता है लंब। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब की। वो क्या होगा? अभी जैसे हमने माध्यिका पढ़ा, सेम उसी की तरह से जैसे वो शीर्ष से रेखा स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ से अगर मैं शीर्ष से एक रेखा खींचूं सामने वाली भुजा पे तो ये एक लंब होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब आप सोचोगे कि माध्यिका में भी तो यही होता है, लेकिन माध्यिका में जो सामने वाली भुजा है ये दोनों बराबर हो जाते हैं क्योंकि वो इसके मध्य पॉइंट पे आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये समझोगे कैसे आप? ये देखो, अगर मैं इस तरह से एक ट्रायंगल बना रही हूं, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसकी अगर मैं शीर्ष लंब खींचूं, इससे इस शीर्ष से अगर मैं सीधा एकदम खींचूं तो ये जो बना है ये मेरा क्या है? शीर्ष लंब। लेकिन यहाँ पे अगर आपको माध्यिका बनानी होती तो आप इसको इस तरह से बनाते। क्यों? क्योंकि हमें नीचे वाली जो भुजा है उसको बिल्कुल बीचों बीच काटना है, तो ये होती माध्यिका और ये हमारा है शीर्ष लंब। समझ में आ रहा है? इस त्रिभुज से आपको फर्क पता चलेगा दोनों में क्या है। इसमें शीर्ष लंब में ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसमें ये जो होता है 90 डिग्री का बेशक हो ना हो, लेकिन ये हमेशा इसको बराबर काटता है। समझ में आया? मतलब इतना हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा अगर उसके माध्यिका बनाई है आपने तो। समझ में आया? सो ये होता है हमारा शीर्ष लंब। ऑल्सो एक और चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ से बनाया है इसी प्रकार ये भी तीनों शीर्ष से बनता है। इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। समझ में आया? ये भी तीनों शीर्ष से बनेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा होता है। तो बाह्य का मतलब है बाहरी। जैसे जब हमने कोण वाला चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था बाहरी कोण कौन कौन से होते हैं। अब त्रिभुज के बाहरी कोण कौन से होते हैं देखते हैं। ये अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया है, अब यहाँ पे जो भी हमने पहले कोणों की बात करी थी, तो ये वाले तो अंदर है, ये त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये अंतः कोण है। अब बाहरी कोण कौन से होंगे? अगर मैं इस भुजा को आगे ले जाऊं इस तरह से, तो ये जो कोण बनेगा मतलब कि ये वाला, तो ये कोण हो जाएगा बाहरी कोण। इसी तरह से इस भुजा को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ बनेगा, इसको आगे ले जाओगे तो यहाँ बनेगा, इसको नीचे ले आओगे तो ये बनेगा एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही इसको नीचे ले आओगे तो भी यहाँ बनेगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो भी यहाँ बनेगा। तो इस तरह से जो भी त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं वो हो जाएंगे बाहरी कोण, या जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। समझ में आया? तो ये है बाहरी कोण। अब आते हैं इसके गुण पे। अब इसका गुण हमें बात करनी है, वो क्या है?
मान लो एक और मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाती हूँ, इस तरह से बना रही हूँ, और ये मैंने ले लिया, ये इसका बाहरी कोण है। अब इसके गुण के हिसाब से ये जो बाहरी कोण है, इसके जो सम्मुख अंतः कोण होंगे, उसका जब आप योग करोगे तो वो इसके बराबर होगा। अगर नहीं समझ आ रहा डेफिनेशन से तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो। ये जो कोण है, मान लो ये x डिग्री का है, हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, तो मैंने मान लिया कि ये x है। अब इसके सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे? ये वाला तो नहीं है, इसके सम्मुख कौन सा है? ये वाला और ये वाला। मतलब अगर इस तरफ बन रहा है तो इसके साथ वाला छोड़ दो, बाकी के जो दो बचे हैं इस तरह से इन दोनों को ले लो। अब इन दोनों का जो माप होगा उसका जब आप योग करोगे, मान लो ये है 60 डिग्री का, ये है 40 डिग्री का, ऐसे ही मैंने कुछ भी ले लिया, ये 60 है, ये 40 है, तो ये जो बाहर वाला होगा ये 60 जमा 40 मतलब 100 होगा। अब समझ में आया इसका गुण? मतलब कि जो बाहरी आपके पास कोण है उसके जो सम्मुख अंतः कोण है उनके माप का योग इसके बराबर होगा। समझ में आ गया? अब तो समझ आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊं और अब जो बाहरी कोण है मेरा वो मैं ये वाला ले लूं, तो ये किन दोनों के योग के बराबर होगा? इसके सम्मुख अंतः कोण एक ये है और एक ये है, मतलब ये वाला छोड़ दो, इन दोनों को लो। यहाँ पे जो दे रखा होगा, यहाँ पे जो माप दे रखा होगा, उनका जब आप योग करोगे तो वो इसके बराबर होगा। समझ में आया? अब इसमें आपके पास प्रश्न कैसे आ सकता है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, मान लो आपको ये दे दिया, ये 60 है, ये 40 है, ये निकालो, तो आप 60 और 40 को जमा कर दोगे। और हो सकता है आपको ये दे दें कि 100 है, ये 60 है, अब ये वाला निकालो, तो कैसे करोगे? अब हमें पता है 60 को अगर मैं x और इसको जमा करूंगी तो कितना आएगा? 100। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, 100 में से 60 हटा दो, कितना बचेगा? 40। तो ये आ गया 40 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरह के आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण। अब एक और गुण की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इसको पढ़ो ताकि समझ आए। त्रिभुज पता है हमें क्या होता है? त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन से होते हैं? अगर मैंने यहाँ पे ये त्रिभुज बनाया है इस तरह से, तो इसके अंतः कोण एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये 1 2 3, ये 3 हो गए इसके कोण। अब इन तीनों कोणों के योग का गुण, योग मतलब तीनों को जमा करना, तो अब गुण क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों अगर आप अंतः कोणों को जमा करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। चाहे आपके पास कोई भी कोण हो, कोई भी आपके पास त्रिभुज हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, कैसा भी कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ठीक है? अब इससे आपके प्रश्न कैसे आ सकते हैं? वो ये आ सकता है कि मान लो इसी में ही कर देते हैं, आपको ये दे दिया कि ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बताओ तीसरा कितना डिग्री होगा? तो हमें पता है 60 डिग्री जमा 70 डिग्री जमा ये कुछ नहीं दे रखा, तो इसको ले लिया हमने x जमा x होगा 180 डिग्री। समझ में आया? तो 60 जमा 70 जमा x हमारा होगा 180 डिग्री। अब इसको जमा कर लो, ये हो जाएगा 130 डिग्री जमा x, और ये आ गया 180 डिग्री। तो x निकालने के लिए 180 में से 130 घटाने पड़ेंगे, तो 8 में से 3 गया 5, मतलब क्या आ गया आपके पास? 50 डिग्री। मतलब कि ये जो आपको निकालना था ये आ गया 50 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपके पास प्रश्न आ सकते हैं कि तीनों अंतः कोणों में से
आपको 2 दे रखे हैं, 1 नहीं दे रखा, और ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे जो कि बहुत आसान होते हैं। ठीक है, ये बस हमेशा याद रखना है कि अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है त्रिभुज के प्रकार। तो हम यहाँ पे 2 प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर मैं ये त्रिभुज बनाती हूँ इस तरह से, तो अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो पहली चीज हो गई कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब कि अगर ये ए बी सी है तो ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी ए के, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होगी। अगर ये 5 है सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, तीनों 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, यहाँ पे जो अंदर के कोण बनते हैं वो हमेशा 60 डिग्री के होंगे, मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर है, वो हमेशा 60 डिग्री ही होंगे, क्योंकि 60 को 3 बार जमा करोगे तो 180 आएगा, इसके अलावा और कुछ बराबर हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें याद रखना है तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है और वो 60 डिग्री के, तो हमारा बनता है समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं दूसरे पे, तो यहाँ पे अब अगर हम इसका नाम पढ़े तो ये है समध्रुवी बाहु। अब ये जो ध्रुवी है इसका मतलब है 2। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे जो त्रिभुज होता है इसमें कोई भी 2 भुजाएं, यहाँ पे द्विव आ गया तो आपको याद रखना है 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि अगर ये ए बी सी है तो या तो ए बी बी सी के बराबर होगा, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएगा कि ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, मतलब कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो। समझ में आ गया? तो इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो इसके कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। इसमें कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे हमारी त्रिभुज के प्रकार। अब बात करते हैं त्रिभुज के गुण की। तो जैसे कि हमें पता है कि एक त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं। अब ये गुण सब त्रिभुज के लिए, किसी भी तरह का त्रिभुज बना उसमें ये गुण एप्लीकेबल होगा। और ये गुण क्या है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है तो उसकी जो 2 भुजाएं हैं, कोई भी 2 भुजाएं का अगर आप माप का जोड़ करोगे या योग करोगे तो वो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे लिख के मैं समझाती हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर इसकी 2 भुजाएं आप ये और ये ले रहे हो, मतलब ए बी के माप में अगर आप जमा कर रहे हो बी सी को, तो ये हमेशा जो बची हुई त्रिभुज है, जो बची हुई भुजा है उससे बड़ा होगा। मतलब किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। अब ये तो वैसे समझदारी की बात है कि कोई भी 2 को आप बड़ा जमा कर रहे हो तो तीसरे से बड़ा ही होगा। अब इसमें त्रिभुज कैसा भी हो, अगर आप देखो मान लो ऐसा ही त्रिभुज है, तो अगर आप सोच रहे हो कि अब ये तो छोटा सा है, अगर मैंने इन दोनों को जमा किया, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप क्यू आर और इस छोटे से पी क्यू को जमा करोगे तब भी ये पी आर बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आप इन दोनों को जमा कर रहे हो तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा किसी भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा ही होगा। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। ठीक है, तो पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। अब अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज है और अब जैसे हमें पता है कि एक त्रिभुज में हमारे पास 3 अंतः कोण होते हैं, तो उन तीनों अंतः कोण में से अगर एक कोई 90 डिग्री का है तो वो हमारा कहलाएगा समकोण। जैसे कि अगर मैं इस तरह से एक ट्रायंगल बनाती हूँ, त्रिभुज बनाती हूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये कहलाएगा समकोण। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 90 डिग्री का हो सकता है। अगर मैं इसको
इस तरह से बनाती हूँ तो ये भी इस तरफ 90 डिग्री का है, तो ये भी एक समकोण है। इसी तरह से अगर इस तरह बनाया जाता है तो ये भी एक समकोण है। मतलब कोई भी अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो हमारा त्रिभुज समकोण कहलाएगा। समझ आ गया समकोण के बारे में। अब आते हैं पाइथागोरस गुण क्या होता है। पाइथागोरस गुण, सबसे पहली बात तो ये पाइथागोरस गुण त्रिभुज का सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ये गुण आप किसी भी त्रिभुज पर लगा दोगे, ठीक है। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लगेगा। अब इसके लिए हम पहले चीज सीखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एक त्रिभुज में ये जो होते हैं ये इसकी भुजाएं होती हैं, लेकिन जब आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हो तो ये जो सबसे बड़ी, ये जो आपको लेटी हुई ऐसी ये रेखा मिल रही है, यहाँ बोल सकते हैं जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल जो बना है, कोण बना है, उसकी सामने वाली जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब अगर हम ये वाला लेंगे तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, कौन सी मानी जाएगी, ये वाली रेखा कर्ण मानी जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली है। इसी प्रकार अगर इस तरह से है, ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली इस भुजा को हम कर्ण कहेंगे। समझ में आ गया कर्ण क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होगा बची हुई दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लिख के करते हैं। ये हमने लिया त्रिभुज, इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। समझ में आ गया, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात करी कर्ण की, कर्ण के वर्ग की। कर्ण क्या है यहाँ पे, पी आर, मतलब पी आर का वर्ग, ठीक है। ये बराबर होगा बची हुई दो भुजाएं, बची हुई दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों भुजाएं बची हुई हैं, इनके वर्ग के योग। सबसे पहले तो पी क्यू बचा हुआ है, इसका वर्ग जमा कर दो क्यू आर के वर्ग। समझ में आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा बची हुई दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के। समझ में आया, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो ये होगा। समझ में आया ये, लेकिन ध्यान रखना है वर्ग में है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास, मान लो ये आपके पास समकोण दे रखा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और आपको कहा है कि कर्ण निकालो, तो नाम इसको वही वाले दे देते हैं। तो इसके हिसाब से हमें पता है हमें क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर स्क्वायर को इसी तरह से छोड़ देंगे, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है मतलब 3 का स्क्वायर, जमा करना है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर 4 है मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो गया पी आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16 होता है। 16 और 9 को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अब देखो हमारे पास है पी आर का वर्ग 25। ध्यान रखो ये हमारे पास पी आर नहीं आया, ऐसे नहीं करना कि ये कर्ण हमारे पास 25 आ गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पी आर का वर्ग आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 25 किसका वर्ग है, 25 होता है 5 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये हो गया पी आर का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, अब बचा पी आर हो गया 5। इसका मतलब यहाँ पे जो कर्ण हमें निकालना था वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इस तरह से आपके पास अगर प्रश्न आएंगे तो आप पाइथागोरस गुण की मदद से उसको कर सकोगे। अब ये हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हो रही। अब मैं आपको वो चार्ट दूंगी जिसमें जो मैंने एक्सरसाइज में जैसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करे तो उसका हिंदी में
क्या मतलब होता है, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सको। तो आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। नाउ कमिंग टू दी चार्ट। सबसे पहले तो इस चार्ट में शुरू करने से पहले ऊपर के 2 वर्ड्स देख लो। त्रिभुज होता है ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे है उसके गुण, मतलब कि प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। सो त्रिभुज और उसके गुण का मतलब है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब आते हैं वर्ड्स पे। सबसे पहले है साइड्स। साइड्स होता है भुजाएं, जिसको हम इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं, हिंदी में भुजाएं बोलते हैं। उसके बाद है एंगल्स, जो कि होता है कोण। वर्टिसेस होता है शीर्ष। मीडियन होता है माध्य काय। देन एल्टीट्यूड होता है शीर्षलंब और हाइट होता है ऊंचाई। एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाह्य कोण। उसके बाद इक्विलेटरल हमने पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हमने हिंदी में पढ़ा था समबाहु। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु, ठीक है। राइट एंगल होता है समकोण, हाइपोटेन्यूज कर्ण। देन मिड पॉइंट मध्य बिंदु, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। यही बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में एक्सरसाइजेस में आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ताकि अगर आप वहां से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अब इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप चाहते हो मैं हिंदी मीडियम के और वीडियोस बनाऊं या नहीं। बाय बाय फॉर नाउ।